आज हम देखेंगे बिहार चुनाव 2025। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। चुनाव चरण 6 से 11 नवंबर 2025। पहला फेज 121 सीट, दूसरा फेज 122 सीट, 121 और 122। परिणाम 14 नवंबर 2025। कुल सीट 243, बहुमत 122। परिणाम भाजपा 89, जनता दल यूनाइटेड 85, लोजपा 19, हम पार्टी 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4, एनडीए 202, टोटल 202 मतलब अब बचे 41 सीट एनडीए और महागठबंधन मिलके, ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मिलके और अन्य मिलके 41 टोटल सीट पाए। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। भारत में सबसे लंबा सीएम राज्य पवन कुमार चार्मलिंग सिक्किम 24 साल 166 दिन। नवीन पटनायक उड़ीसा 24 साल 99 दिन। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल 24 साल 138 दिन। गंगई गेंगाग अपांग अरुणाचल प्रदेश 22 साल 250 दिन। लाल थनहवला मिजोरम 22 साल 59 दिन। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश 21 साल 13 दिन। मणिक सरकार त्रिपुरा 19 साल 363 दिन। नीतीश कुमार बिहार 19 साल 383 दिन। 19 साल 83 दिन। एम करुणनिधि तमिलनाडु 18 साल 362 दिन। प्रकाश सिंह बादल पंजाब 18 साल 350 दिन। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के 14, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के 8 और चिराग के 2 मंत्री, एक मुस्लिम चेहरा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सामान्य प्रकाशन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, गृह विभाग सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, भू राजस्व, खान, भू तत्व। मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि विभाग। दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग। नितिन नवीन पथ निर्माण, नगर विकास, आवास। रामकृष्ण यादव कृषि विभाग। संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग। रमा निषाद ओबीसी ईबीसी कल्याण। लक्ष्मण पासवान एससी एसटी कल्याण। श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल। प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता वन पर्यावरण वन। संजय पासवान गन्ना उद्योग विभाग। संजय सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। संतोष सुमन लघु जल संसाधन विभाग। दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग। अब है 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025। कब से? 12 से 16 नवंबर 2025। कहाँ? देहरादून उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना। 13वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना। प्रथम स्थान छत्तीसगढ़, द्वितीय स्थान केरल, तृतीय स्थान कर्नाटक। छत्तीसगढ़ ने स्वर्ण 74, रजत 34, कांस्य 42 सहित कुल 150 पदक, कुल 578 अंक अर्जित किए। पहले रनरअप 221 अंक की बढ़त से टीम के दबदबे को स्पष्ट किया। छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत प्रदर्शन। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी निखिल जाल को 5 स्वर्ण पदक तैराकी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संजीता राजगोपालन 4 स्वर्ण 1 रजत बैडमिंटन व टेनिस। महिला ओपन सर्वश्रेष्ठ एथलीट थोड़ा संकीर्तन 5 स्वर्ण। पुरुष वेटरन सर्वश्रेष्ठ एथलीट सुखनंदन लालध्रुव 5 स्वर्ण। महिला वेटरन सर्वश्रेष्ठ एथलीट चारुलता गजपाल स्वर्ण 4 स्वर्ण। इस वन खेलकूद प्रतियोगिता को पर्यावरण संरक्षण के संदेश से जोड़ा गया। इसके तहत एक खेल वन की अनोखी पहल की गई, जिसमें हर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के सम्मान में एक पेड़ लगाया गया।
13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 कब? 30 सितंबर 2025 से 2 नवंबर 2025। मेजबान भारत और श्रीलंका। कुल टीमें 8। शुभंकर, ब्लेज और टोंक। आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम, गायिका श्रेया घोषाल। विजेता भारत, कप्तान हरमनप्रीत कौर। उपविजेता साउथ अफ्रीका। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, भारत। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा, भारत। भारत के दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर टूर्नामेंट जीता। सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 169, 43 बॉल पे लीरा वोल्डवाइट, 142 107 बॉलों पे एलिसा हिली, 127 नाबाद, 134 गेंदों पे जेमिमा रोड्रिग्स, 134 बॉलों पे 122 रन की प्रतिका रावल ने पारी खेली। 93 बॉल पे 119 रन की पारी खेली फिबी लिचफील्ड ने। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा 22, एनाबेल सदरलैंड ने 17, सोफी एक्सेलेस्टीन ने 16, श्री चर्नी ने 14, अलीना किंग और नानू कुलेलोको मलाबा को 13 विकेट। सर्वाधिक रन में लॉरा वोल्ट वाइट्स 571, स्मृति मंधाना 434, एशले गार्डनर 328, प्रतिका रावल 308, फेबी लिचफील्ड 304। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की आकांक्षा सत्यवंशी विजेता टीम की फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के रूप में शामिल थी। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टीम स्मृति मंधाना, लॉरा वोल्टवाइट्स कप्तान, जोमिमा रोड्रिग्स भारत, मैरी जैन कप दक्षिण अफ्रीका, एशले गार्डनर, दीप्ति शर्मा, एनाबेल सदरलैंड, नादिम डिक्लफ, सादिरा नवाज विकेटकीपर पाकिस्तान, अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया, सोफी एलेस्टोन इंग्लैंड, नेट साइबर ब्रट इंग्लैंड 12वां खिलाड़ी। रबी फसल विपणन 2026-25 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित 1 अक्टूबर 2025। फसल गेहूं पर एमएसपी 2585 रुपये, उत्पादन लागत 1239, लागत पर मार्जिन 1% और एमएसपी 25-26 में 24-25 था ये, और एमएसपी में वृद्धि 160 रुपये की वृद्धि। जौ जो था 1980 रुपये था, 170 रुपये की वृद्धि के साथ 2150 रुपये 26/27 में एमएसपी पर लिया जाएगा और 1361 रुपये उत्पादन लागत आरएमएस 2026-27 और वृद्धि कितना 59% मार्जिन लागत पर वृद्धि। चना कितना था 5650, तो 25 रुपये की वृद्धि कर 5875 रुपये एमएसपी है 26-27 की, 5875 रुपये चना पर। 26-27 में 25-26 में कितना है 5650। मसूर पर कितना था 6700 रुपये था, है मतलब 25-26 में 300 रुपये बढ़ाकर 7000 रुपये मसूर पर 7000 रुपये प्रति कुंटल करने का तय किया गया है। रेपसीड सरसों कितना था 5950, 250 रुपये बढ़ाकर 6200 रुपये करने का घोषित किया गया है। कुसुम कितना था 5940 था, 600 रुपये की वृद्धि के साथ 6540 रुपये इसमें वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के लिए 600 रुपये प्रति कुंटल की गई है। गेहूं के प्रति कुंटल 160 रुपये की वृद्धि की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 25-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मई 2025। राम तिल की एमएसपी सबसे ज़्यादा इजाफा। धान सामान्य ग्रेड 2300 रुपये, एमएसपी 24-25 में 2300, 25-26 में 2359, एमएसपी वृद्धि 59 रुपये। धान ग्रेड ए के लिए 2320 रुपये था 24-25 में, 25-26 में 2389, टोटल 69 रुपये की वृद्धि। ज्वार हाइब्रिड 24-25 में 3371 था, अब 25-26 में 3699, टोटल 328 रुपये की वृद्धि की गई है। ज्वार मालदंडी में कितना था 3421, अब कितना 3749, टोटल 328 रुपये की वृद्धि की गई है। बाजरा 2625, अभी कितना है 2775, टोटल 150 रुपये की वृद्धि की गई है। रागी जो था कितना था 4290, अभी हो गया 4886, कितने रुपये की वृद्धि
596। मक्का जो था 2225 था, अब 2400 रुपये हो गया है, 175 रुपये की वृद्धि। तुअर या अरहर 7550, अब कितना हो गया 8000, टोटल 450 रुपये की वृद्धि। मूंग दाल 8682, अब हो गया 8768, टोटल 86 रुपये की वृद्धि। उड़द जो है 7400 था, अब 78 हो गया, टोटल 400 रुपये की वृद्धि। मूंगफली में 6783 था, अब कितना है 7263, तो अब हो गया 480 रुपये की वृद्धि। सूरजमुखी 7280, अब हो गया 7721, कितने की वृद्धि 441 की वृद्धि। सोयाबीन कितना है 4892, अब कितना हो गया 53,328, एक 436 रुपये की वृद्धि। तिल 9,267, अभी है 9,846, टोटल 579 रुपये की वृद्धि। राम तिल कितना था 8,717, अब है 9,537, टोटल 820 रुपये की वृद्धि। कपास मिडिल स्टेपल 7,121, अब कितना है 17 तो 10, 589 रुपये वृद्धि। कपास लॉन्ग स्टेपल 7521, अब कितना है 8110, अब 589 रुपये उसमें वृद्धि हुई है। देश के सबसे बड़े साजिश का पर्दाफाश 10 नवंबर 2025। गुजरात में गिरफ्तार आतंकियों के पास मिला रिसिन जहर। इसे इंजेक्शन से खाने में या मांस के जरिए दिया जा सकता है। दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2013 में रिसिन जहर के जरिए जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है। ओबामा को 2 बार लिफाफों में यह जहर भेजा गया था। इस जहर को लिफाफे में खत पर पाउडर छिड़क कर भेजा गया था। रिसिन आसानी से बनाया जा सकने वाला सफ़ेद पाउडर है। सांस के जरिए इसे देने का तरीका सबसे खतरनाक माना जाता है, जिससे एक ही समय में ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी चपेट में आने से किसी व्यक्ति की 48 से 72 घंटे में मौत हो सकती है। यह खास यह है कि दुनिया में अभी तक इसका कोई एंटीडोट या औषधि उपलब्ध नहीं है। अरंडी के बीज में जहरीला प्रोटीन रिसिन पाया जाता है। साइनाइड से 6000 गुना ज़्यादा जहरीले रिसिन जहर से हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने की खतरनाक साजिश। बेनकाब गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा। यदि सांस के जरिए शरीर में गया तो फिर शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो इसका 1000वें हिस्से जितनी मात्रा भी घातक हो सकती है। एक आम आदमी को मारने के लिए महज 1.78 मिलीग्राम रिसिन काफ़ी है। गुजरात एटीएस ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री करने वाले एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर एक संदिग्ध आतंकी सिंडिकेट का भांडा फोड़ दिया है। आरोपी डॉक्टर कथित तौर पर अत्यधिक घातक रासायनिक जहर रिसिन तैयार कर रहा था और उसका आका इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ISKP से जुड़ा हुआ है। चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले यह सैयद एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए रिसिन नामक एक बेहद घातक जहर तैयार कर रहा था। उसने जरूरी शोध शुरू कर दिया था, उपकरण और कच्चा माल जुटा लिया था और शुरुआती रासायनिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। लाल किले के पास दिल्ली बम विस्फोट। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को चलती कार में धमाका। क्या हुआ? कार में तेज धमाका, 9 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। 10 से ज़्यादा गाड़ियां चली, 20 से ज़्यादा लोग का LNJP अस्पताल में इलाज जारी। कहाँ हुआ? दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 1 के पास। ये जगह चांदनी चौक और लाल किले के करीब, जहाँ रोजाना हजारों लोग घूमते फिरते हैं। कब हुआ? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार में धमाका 10 नवंबर की शाम 6:52 पर हुआ। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को कॉल 7:16 पर आई। कौन प्रभावित? पीड़ित, स्ट्रीट वेंडर्स, खरीदारी करने और घटनास्थल से गुजरने वाले लोग। रिस्पॉन्स टीम दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, फायर ब्रिगेड, NSG, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर, इलाका हाई अलर्ट पर। दिल्ली में धमाके से पहले का CCTV फुटेज। कार में दिख रहा था व्यक्ति आतंकी डॉक्टर। उम्र होने की DNA टेस्ट के बाद पुष्टि हुई। फोरेंसिक विश्लेषण ने कार में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट और ट्राईएसीटोन
ट्राइपर ऑक्साइड, ट्राइसिस्टेन TATP, ट्राइएसिटेन ट्राइपर ऑक्साइड, ट्राइएसिटोन ट्राइपर ऑक्साइड TATP, अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण की पुष्टि की है। अमोनियम नाइट्रेट एक उर्वरक है जिसका दुरुपयोग कर विस्फोटक जैसे ANFO बनाया जाता है। यूएनपी एक्ट जिसका पूरा नाम गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 है, भारत में गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम और उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक कानून है। यह आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध निर्देशित गतिविधियों से निपटना है। यूपीए एक्ट के मुख्य प्रावधान उद्देश्य यह व्यक्तियों और संगठनों द्वारा की जाने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए बनाया गया है। आतंकवाद की परिभाषा 2019 के संशोधन के बाद इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है, भले ही वह किसी संगठन से जुड़ा ना हो। जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को यूएपीए के तहत मामलों को जांच करने का अधिकार है। पहले यह अधिकार राज्य की जांच एजेंसियों और CBI के पास था। संपत्ति की जब्ती अधिनियम के तहत आतंकवादी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, जिसके लिए NIA के महानिदेशक से मंजूरी की आवश्यकता होती है। NIA भारत सरकार की एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच करना और इसके पास राज्य की अनुमति के बिना भी राज्यों में ऐसे मामलों की जांच करने का अधिकार है। यह एजेंसी भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों जैसे कि परमाणु और नाभिकीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपराधों, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित मामलों की भी जांच करती है। मुख्य कार्य आतंकवाद से संबंधित अपराधों जैसे कि आतंकी हमले, आतंकवाद को धन मुहैया कराने और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन की जांच करना, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करना, परमाणु और नाभिकीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपराधों की जांच करना, उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी की जांच करना, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी से संबंधित अपराधों की जांच करना, सीमा पर घुसपैठ से संबंधित मामलों की जांच करना। NIA का मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, जो भारत की एक संघीय जांच एजेंसी है। इसका गठन 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद हुआ था। मुख्य बिंदु गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत 31 दिसंबर 2008 को इसका गठन हुआ था। उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन करना। क्षेत्राधिकार एजेंसी बिना किसी विशेष अनुमति के किसी भी राज्य में, सभी राज्यों में भारत के आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच कर सकती है। इसका नेतृत्व एक महानिदेशक IPS अधिकारी करते हैं। मुख्यालय इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कार्यों का दायरा यह विभिन्न प्रकार के अपराधों की जांच करती है, जिसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और परमाणु प्रतिष्ठानों पर अपराध शामिल है। रॉ एजेंसी का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, जो भारत की एक विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका मुख्य काम भारत के बाहर से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद का मुकाबला करना और भारत के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना है। रॉ का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो भारत की एक आंतरिक खुफिया एजेंसी है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसका मुख्य कार्य देश की आंतरिक सुरक्षा संबंधी जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद का मुकाबला करना और देश के भीतर किसी भी संदिग्ध गतिविधि से निपटना है। यह घरेलू और विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करने, काउंटर इंटेलिजेंस और आतंकवाद रोधी कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। CBI का मतलब होता है केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच करता है। CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती है। CBI की स्थापना और संचालन CBI की स्थापना 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत की गई है, जो कि संथानम समिति की सिफारिश पर आधारित थी। इसका नेतृत्व एक निदेशक करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीआई के अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को जांच करने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। किसी भी राज्य में जांच करने के लिए उसे राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आदेश ना दे दें। सीबीआई द्वारा जांच किए गए मामले। सीबीआई ने बोफोर्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और विजय माल्या बैंक धोखाधड़ी जैसे कई हाई प्रोफाइल मामले की जांच की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष शुभारंभ। 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 15 दिसंबर 1950, उम्र 75 वर्ष की आयु में। भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता तथा राजनेता। स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल के प्रयासों से ही हो पाया। भारत के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक बने रहे। खेड़ा सत्याग्रह 1918, बाराडोली सत्याग्रह 1928 किसानों की लगान वृद्धि को वापस करवाया, जिससे बाराडोली की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दी। आज़ादी के बाद 562 देशी रियासतों का एकीकरण करने उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। देशी रियासतों के एकीकरण में केवल हैदराबाद स्टेट के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजनी पड़ी, बाकी सब रियासतें शांतिपूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 का सभापतित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। राज्यों का विलीनीकरण का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार 1946 में रियासतों का विभाग दिया गया। 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे किया गया। केवड़िया गुजरात में 182 मीटर मूर्ति स्थापित। श्री MS स्वामीनाथन भारत रत्न पुरस्कार 2024, जन्म शताब्दी वर्ष 2025, जन्म 7 अगस्त 2025, मृत्यु 28 सितंबर 2023। भारत में हरित क्रांति के जनक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल भी रहे। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति 2007 में राज्यसभा के लिए नामित। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971, अमेरिका में टाइलर पुरस्कार 1991। यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक 1999, पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989 में दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष का शुभारंभ। जन्म 15 नवंबर 1975, उलिहातू, रांची। मृत्यु 9 जून 1900, रांची जेल में। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया था, जिसे उल गुलान के नाम से जाना जाता है। भारत के आदिवासी जिन्हें उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से पुकारते हैं। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2021 में केंद्र सरकार ने लिया था। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2021 में सरकार ने लिया था। बिरसा मुंडा आदिवासी पुनरुत्थान के जनक माने जाते हैं। दिल्ली के सराय काले खां चौक को भगवान बिरसा मुंडा चौक का नाम से जाना जाएगा नवंबर 2024 से। झारखंड के रांची हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया है। मुंडा जनजाति के एक प्रमुख नेता बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज में सुधार के लिए बिरसाइत धर्म की शुरुआत की। स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में बिरसा मुंडा की विरासत भारत के इतिहास में एक अनिवार्य हिस्सा है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती वर्ष। जन्म 25 दिसंबर 2024, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मृत्यु 16 अगस्त 2018, स्मारक सदैव अटल। भारत के 10वें प्रधानमंत्री, पहली बार 1996 में 13 दिन, दूसरी बार 1998 से 99 13 महीने, तीसरी बार 1999 से 2004। विदेश मंत्री 26 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। पहली बार संसद सदस्य 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा से निर्वाचित हुए। शिक्षा 1947 में ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज
अब लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक की उपाधि। 1986 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 1992 में पद्म विभूषण। 27 मार्च 2015 को भारत रत्न। अब है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2.0 का प्रारंभ। चर्चा में क्यों? भारत में चुनाव आयोग ECI ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के राष्ट्रव्यापी गहन परीक्षण की घोषणा की है, जिसमें 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे, जो 4 नवंबर 2025 से शुरू होगा। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को अर्घ तिथि निर्धारित की गई है। मुख्य बिंदु। उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता शामिल ना हो। विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का क्रियान्वयन। SIR में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह शामिल होंगे। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का चयन उनके उच्च प्रतिशत वाले मतदाता सर्वेक्षण और पर्याप्त प्रशासनिक तैयारियों के कारण किया गया है, जिनमें प्रशिक्षित BLO, जिला मजिस्ट्रेट और ERO शामिल हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR परिचय। यह केंद्र समयबद्ध घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया है, जिसे मतदाता केंद्र स्तर के अधिकारी BLOs द्वारा प्रमुख चुनावों से पूर्ण मतदाता सूचियों को अद्यतन और सही करने हेतु संचालित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया नई प्रविष्टियों, विलोपन और संशोधन की अनुमति देकर मतदाता सूची को सटीक, समावेशी तथा त्रुटि रहित बनाती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन करने का अधिकार देती है, जिसमें किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराए जाने का प्रावधान है। SIR का संवैधानिक आधार। अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण कराने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार है, जब तक कि उन्हें आपराधिक दोष सिद्धि, विकृत मानसिक या भ्रष्टाचार के कारण कानून द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया जाए। पूर्व मतदाता सूची संशोधन। देश के विभिन्न भागों में 1952 से 56, 57, 61, 65, 66, 83 से 84, 1987 से 89, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004 में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। बिहार में पिछले साल मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया वर्ष 2003 में आयोजित की गई थी। पिछला व्यापक SIR लगभग 2002-2004 में हुआ था और अब यह 2025 में हो रहा है। अब उपराष्ट्रपति, इससे आगे देखते हैं कल।